100 वर्षों का ये संगठन हो गया गुलाब जी साहब, किस तरह से देखते हैं आप? देखो, मैं तो ये सोचता हूँ कि ये संघ के और डॉक्टर हेडगेवार की असीम कृपा थी। पता नहीं ईश्वर की भी उन पर मेहरबानी थी, जिसके कारण से उन्होंने एक ऐसा संगठन खड़ा कर दिया जिससे भारत के अतीत में सब कुछ गए हुए को वापस बचा करके सुरक्षित आने वाली जनरेशन को सौंप गए। और गुरुजी से तो बहुत ही सौभाग्य मिला है कि कई बार चर्चा घट में भी गुरुजी चर्चा लेने के लिए आए। उनकी कोई ऐसी बात जो आपके ज़हन में हमेशा? देखो, गुरुजी का एक अलग ही प्रकार का स्वभाव था। वो एक महापुरुष की तरह से लगता था। हम उसको केवल देखते देखते ही पागल हो जाते थे। उसकी आंखों में, उसके शरीर में भगवान जाने क्या जादू था कि वो हर व्यक्ति को अपनी तरफ खींचता था। बहुत सारे यहाँ प्रचारक रहे राजस्थान में, ब्रह्मदेव जी भी रहे और भी राजे। मैं लगभग मानक जी तो ओटीसी में हमारे साथ थे। मानक जी एक ऐसा प्रचारक था जो सारी ओटीसी के सब कार्यकर्ताओं के नाम गिना सकता था। मतलब इतना तरह था कि पाठक जी मेरे विभाग प्रचारक थे, तो उन्होंने प्रचारक बनने के पहले मुझे रात को कई चीज़ें पूछी, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। उन्होंने कहा देखो, कभी संघ के प्रचारक को रोटी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कभी सोने की जगह मिलती है, कभी नहीं भी मिलती है। तो गुलाब जी भाई साहब ये मानते हैं कि आज जो संस्कार हैं, जो कुछ राजनीति मिला वो संघ के कारण मिला? देखो, ये तो 100% है। पता नहीं जीवन किस दिशा में चला जाता है। ईश्वर ने योग मिलाया कि अच्छे लोगों के साथ जुड़ा हो गया। संघ के शुरुआती काल में चुनौतियां क्या क्या रही? जैसे इमरजेंसी के काल में आपने किस तरह की चुनौतियां देखी? फिर राम मंदिर का आंदोलन हुआ। संघ का यह जो इमरजेंसी का जो समय कालखंड था 75 वाला, ये बहुत चुनौतीपूर्ण था। ये गुजरात से आंदोलन चला, फिर बिहार और फिर सारे देश में मिला। 100 वर्षों में संघ का कार्य सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी हो गया। 100% संघ के इतने हिस्से हो गए और हर एक ने अपना काम किया। विद्या भारती इतना काम कर रही है कि आज देश में सबसे बड़ी मजदूर संघ, आज हिंदुस्तान नहीं दुनिया में सबसे बड़ा मजदूर संघ बन गया। विद्यार्थी परिषद सबसे पहला कोई संगठन खड़ा किया संघ ने, विद्यार्थी परिषद कर दिया। शिक्षकों के अंदर खड़ा किया, सेवा भारती में खड़ा किया, वनवासी कल्याण परिषद में खड़ा किया। क्या आपको लगता है कि परम वैभव पे पहुंच गया है कुछ बाकी अभी? ना परम वैभव तो कई सवाल है। जब तक संपूर्ण हिंदू समाज अपने आप खड़ा नहीं हो जाएगा, तब तक हम अपने प्रयत्न से कब तक करेंगे। हर व्यक्ति के मन में विचार इस तरह से मजबूती से पकड़ेगा, तब भारत को जिस बारे में सोचते हैं वो सफल होगा। अभी कहाँ सफल हुआ, अभी तो कुछ नहीं किया। आपने वनवासी क्षेत्र में बड़ा काम किया, जो मतांतरण की, धर्मांतरण की, अब आपको क्या लगता है अगर इस धर्मांतरण को थोड़ी लगाम लगा सका तो संघ के विभिन्न संगठन लगाए। वनवासी कल्याण परिषद ने लगाया, एकल विद्यालयों ने बहुत बड़ा काम किया। नमस्कार, शताब्दी वर्ष की खास सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस खास सीरीज में, संघ के 100 वर्षों की खास सीरीज में, हम अलग अलग स्वयंसेवकों से आपकी मुलाकात कराते हैं। ऐसे ही स्वयंसेवक हैं जो वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल हैं। खास बातचीत करते हैं। गुलाब जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। और गुलाब जी तो राजस्थान में जब थे और अभी भी महामहिम होने के बाद भी भाई साहब के नाम से फेमस है। ये जो आपको उपाधि मिली, सबसे पहला सवाल ये है कि भाई साहब वाली शाखा से मिली? देखो, निश्चित रूप से मैं संघ में 61 से संघ का स्वयंसेवक बन गया था और वहाँ से लेकर के अभी तक मेरी संघ की यात्रा ही है। और संघ में शायद छोटा हो या बड़ा हो, एक तो हम सब लोग जी बोल करके पुकारते हैं और भाई साहब कहते हैं। तो ये प्रारंभ से मुझे भी संघ के अंदर, मैं मुख्य सेक्रेटरी कार्यवाह रहा, विभाग कार्यवाह रहा, नगर कार्यवाह रहा, जिला कार्यवाह रहा, तो मैं लगभग संघ में बहुत लंबे समय तक काम करता रहा। और संघ में सामान्यतः किसी छोटे बड़े को जाति हिसाब से पुकारते नहीं है, नाम के हिसाब से जी लगाकर बोलते हैं। और भाई साहब एक शब्द है जो सबको कहते हैं, तो वही नाम मेरा भी, क्योंकि इतने लंबे समय तक मैं उस सब संघ की वर्किंग के साथ रहा। उसके बाद भी संघ के स्वयंसेवक के रूप में राजनीति में जाने के बाद भी उसमें जुड़ा रहा, तो वो भाई साहब नाम जो है ना, वो उस समय से चला। तो अभी तक भी सब जगह, चाहे मैं राजनीति में किसी भी पद पे हूँ, तो भी मेरा नाम के साथ भाई साहब शब्द जरूर लगाते हैं। आपको कैसा अनुभव होता है जब मुझे अच्छा लगता है जब बराबरी का कार्यकर्ता, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी जात और बिरादरी का हो, संघ ने कम से कम ये एक हमको सिखा दिया है कि हम सबको सम्मान पूर्वक अच्छे नाम से। और मैं सवेरे सवेरे जब कभी जगाने जाता था मेरा बाल स्वयंसेवक को भी, तो मैं वो तो रमेश जी आवाज़ लगाता था, तो आसपास के लोग देखते यहाँ कौन रमेश जी रहते हैं।
फिर पता लगता था वो तो एक बाल स्वयंसेवक है, वो है रमेश जी। तो लोग कहते हैं कि संघ के लोगों ने इतनी तहजीब सिखाई है कि छोटा है या बड़ा हो उसको पूरे नाम से और सम्मान के साथ बुलाते हैं। 100 वर्षों का ये संगठन हो गया गुलाब जी साहब, किस तरह से देखते हैं आप? देखो, मैं तो ये सोचता हूँ कि ये संघ के और डॉक्टर हेडगेवार की असीम कृपा थी। पता नहीं ईश्वर की भी उन पर मेहरबानी थी, जिसके कारण से उन्होंने एक ऐसा संगठन खड़ा कर दिया जिससे भारत के अतीत में सब कुछ गए हुए को वापस बचा करके सुरक्षित आने वाली जनरेशन को सौंप गए। मैं सोचता हूँ उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि मैं जो पौधा लगा रहा हूँ वो इतना फलेगा फूलेगा, पर उन्होंने जिस भावना के साथ कि अगर देश खड़ा करना है तो व्यक्ति खड़ा करो, व्यक्ति ठीक होगा देश ठीक होगा, समाज ठीक होगा, और व्यक्ति ठीक नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। भारत बहुत ताकतवर देश था, लेकिन चूंकि उसका व्यक्ति का सोच जो है ना सीमित हो गया, व्यापक नहीं रहने के कारण से एक बहादुर मुल्क जो है ना चंद लोगों के हाथ में एक तरह से पिट गया। आपने बताया कि मुख्य शिक्षक से लेकर विभिन्न दायित्वों पर आप रहे, तो कोई ऐसी घटना शाखा की हमेशा आपके जहन में याद आती हो, या ऐसी कोई बड़े अधिकारी संघ अधिकारी के साथ आपका कोई ऐसा वाक्य? देखो, मैं जयदेव जी पाठक के साथ तो एक तरह से मैं सोचता हूँ कि इतना मितव्ययी प्रचारक सभी मितव्ययी थे, पर उनके जैसा मितव्ययी मैंने जिंदगी में अभी तक दूसरा आदमी देखा नहीं है। सारी दुनिया घूम रही, इस आदमी का सारा जीवन इतनी मितव्ययिता से चलता था कि उसको देख के मैं एमएम पढ़ता था उस समय। मुझ शंकर स्वयंसेवक था, वो मुझे बहुत प्यार भी करते थे, गुलाब भी कहते थे मुझे। तो लेकिन वो मेरे लिए एक दिन अजमेर कोई बैठक में गए थे, तो एक वो जो टायर के ऊपर के रबड़ होते हैं ना, नीचे टायर का सोल और ऊपर रबड़ की पल्टियाँ लगी रहती थी, वो मेरे लिए लेके आए। तो मुझे कहा गुलाब मैं तेरे लिए चप्पल लेके आया हूँ। ये भी खुश हुआ, मैंने पाठक जी और चप्पल खरीद लावे, तो बात समझ में नहीं आ रही। पर जब उन्होंने निकाल के दिया तो मैंने कहा पाठक जी इसको पहन के उस कॉलेज में जाऊं कैसे? क्यों, क्या हो गया इसको? मैंने कहा ये मैं एमए में पढ़ता हूँ, मेरे सब दोस्त मिलते हैं, तो पाठक जी मैं तो नहीं पहन सकता ये। तो मुझे लगता है यार उस आदमी का कितना बड़ा सोच था और कार्यकर्ताओं को कितना संभालने का कोशिश करते थे कि इस तरह की जिंदगी में भी खुश रह करके काम किया जा सकता है। अभाव कभी भी व्यक्ति को तकलीफ नहीं दे सकता है। तो उनके जीवन को देख करके मेरे को बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। मुझे लगा कि वास्तव में कोई व्यक्ति को ठीक रास्ते पर लाने का कोई जरूरी नहीं हम जिस रास्ते पर आज यहाँ आते, ये संघ के वर्किंग की और कार्यवाह मुख्य शिक्षक और संघ के जो लोग मुझे दिखे, उनके आदर्श जीवन को देख करके मैंने उनको पीछे सीखने का कोशिश की, और थोड़ा बहुत भी ठीक हूँ तो उसकी दौलत मैं मानता हूँ कि संघ के प्रचारकों के जीवन को देख करके लगता है कि वास्तव में जिन्होंने अपनी सारी शिक्षाएं गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद भी झोला लेकर के निकल करके इस हिंदुत्व को संगठित करने के और वर्ग कार्यकर्ता को बनाने के लिए इस अभियान में जो लगे हैं, वो वास्तव में एक ऐतिहासिक और ईश्वरीय कार्य दिख। आपके तो एक भाई भी प्रचारक थे, छोटे मेरा एक भाई, वैसे हम 4 भाई हैं, 4 में से हम 3 तृतीय वर्ष हैं, 1 द्वितीय वर्ष है, और मेरा सबसे छोटा भाई जो लगभग 6 साल तक प्रचारक के रूप में भी रहा, ये भी काम किया। तो एक तरह से हम सारा परिवार संस्कारित परिवार अगर हुआ तो उसका कारण तो आपके पिताजी ने कभी लड़ा नहीं कि भाई? नहीं, मेरे पिताजी तो बहुत नाराज रहते थे, क्योंकि उस जमाने में चारों तरफ कांग्रेस का ही प्रभुत्व था। गांव में भी एक तरह से कांग्रेस के खिलाफ बोलना एक अपराध माना जाता था, और मैं शाखा में जाता था तो ये उनको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उनको सबसे बुरा तब लगा कि जब मैं शाखा में गया था तो पहली बार जिंदगी में फेल हो गया। अच्छा, कब? तो फर्स्ट ईयर जब मैंने किया था, फर्स्ट ईयर टीडीसी, तो उन्होंने एकदम गुस्से में आके कहा कि बस अब ये सब कहानी बंद, जाओ नौकरी करो, हमारा खर्चा पानी बंद। हमने कहा चलो ठीक है। अब पिताजी नाराज हो गए तो उस समय बहुत जल्दी नौकरी लग जाती, जिस दिन भी निकलना चाहते थे नौकरी मिल ही जाती थी, उनका नौकरी करो। तो हमने भी सोचा कि अब चलो कोई रास्ता। मैनेज कैसे किया पिताजी को? मैनेज कैसे किया? नहीं, मैंने मैनेज नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कहा उनको। मैंने उन्होंने जैसा कहा मैंने अपना सामान समेट करके बोरी बिस्तर बांध करके मैं जाने की तैयारी। ललित जी मेरे विभाग कार्यवाह थे उस समय, उनको पता लगा कि यार गुलाब जी बिस्तर बिस्तर बांध करके जा रहे हैं,
तो वो सब शाखा से सवेरे कहीं से निकले होंगे, सभी थे उसमें, नगर कार्यवाह भी थे, सब बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े, बॉडी भी उनकी उस जमाने की कार्यकर्ता की दिखती थी कि है कोई संघ का जवान जा रहा है। तो वो सब आए मेरे घर पर, तो एक साथ जब चले वो, मेरे मकान मालिक और ये टूट जाएगी, तुम सब एक साथ मत चढ़ो। फिर वो आया कि भाई गुलाम जी क्या किया ये? मैंने कहा बिस्तर समेट करके पिताजी चाहते हैं कि अब हमको फेल हो गए इसलिए नौकरी, अब वो हमारे को पैसा नहीं भेजेंगे और हम बिना पैसे के यहाँ काम कर नहीं सकते। मुझे गुलाब जी यार तुम्हारा कितना के हर महीने का खर्चा, तुम कितने में गुजारा कर सकते हो? मैंने कहा 30 रुपये की व्यवस्था होती है, घर से 30 रुपये आते हैं, वो उसकी व्यवस्था हो जाएगी तो गाड़ी चल जाएगी। उनको यार खोलो बिस्तर, हम कोशिश करते हैं तुम्हें कहीं कहीं काम लगा देते हैं, तुम पढ़ाई जारी रखो। तो उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई जारी, भगवान के कारण से उसके बाद में कभी फेल हुआ ही नहीं, और अपना काम भी करता रहा, संघ में भी जाता रहा और अपने जीवन को अच्छी तरह से बनाया। तो मैंने प्रारंभ से ही एक तरह से, फिर साल भर बाद तो परिवार भी नॉर्मल हो गया था, फिर वापस सामान भी आने लग गया, पैसा भी आने लग गया, साल भर कठिनाई रही पर ठीक हो। बहुत सारे यहाँ प्रचारक रहे राजस्थान में, ब्रह्मदेव जी भी रहे और भी राजे। मैं लगभग ब्रह्मदेव जी, सोहन सिंह जी, कृष्ण भैया, भंवर सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, वो हमारे ठाकुरदास जी, टंडन, हाँ, जयदेव जी पाठक, माणक जी तो ओटीसी में हमारे साथ थे। माणक जी एक ऐसा प्रचारक था जो सारी ओटीसी के सब कार्यकर्ताओं के नाम गिना सकता था। अच्छा। मतलब इतना तरह था, उसकी मेमोरी थी। तो उन सब के साथ मुझे रहने का, और कभी आपको किसी प्रचारक से बहुत डांट पड़ी और सीखने को मिला हो, ऐसा कोई अनुभव? देखो डांट अगर जो भी पड़ती है वो जयदेव जी पाठक से ही पड़ती। अच्छा। मैं भी प्रचारक जाने वाला था 65 की तृतीय वर्ष करके, और मैं प्रचारक का मन बना करके नागपुर से आया था, और मैं, पाठक जी मेरे विभाग प्रचारक थे, तो उन्होंने प्रचारक बनने के पहले मुझे रात को कई चीज़ें पूछी, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। उन्होंने कहा देखो कभी संघ के प्रचारक को रोटी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कभी सोने की जगह मिलती है, कभी नहीं भी मिलती है, कभी ये भी होता है, कभी ये भी होता है। तो मैंने कहा ये तो पाठक जी थोड़ा बहुत तो मैं आपके साथ रहता हूँ जो जानता हूँ, पर इतना कठोर जीवन बिताना मेरे लिए बहुत कठिन लगता है मुझे। ये पाठक जी मुझे आप संघ का प्रचारक वाली इस बात से मैं इस कठिन साधना में सफल नहीं हो पाऊंगा, और इसलिए मैं अपने काम में रहते हुए संघ का काम करूंगा पूरे मन से, इतना ही। तो एक तरह से संघ का प्रचारक बनाना भी उस समय केवल ऐसा नहीं था कि आप आए और बना दिए, जब तक उसको तराशते नहीं थे, देखते नहीं थे, सब प्रकार से कसते नहीं थे, तब तक वो बनाते नहीं थे। तो मैं प्रचारक नहीं बन पाया क्योंकि परिवार का सबसे बड़ा था। पिताजी मेरे रिटायरमेंट के समय पे आ गए थे, मेरे सारे छोटे भाई छोटे थे। मैंने कहा मैं चला जाऊंगा, इनको पढ़ाएगा कौन, कौन इनकी देखभाल करेगा? पिताजी की नौकरी है वो ख़त्म हो रही है साल भर में। तो मैं फिर पाठक जी को कहा नहीं पाठक जी मेरे बस का रोग नहीं है, मैं अब घर रह कर के काम भी करूँगा और अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होती तो आप उसमें प्रचारक निकल। देखो वो तो ईश्वरीय योग है। क्या है कि आर्थिक दृष्टि से उसका कोई लेना देना नहीं है, अपनी मन की भावना और अपनी सेक्रीफाइस करने का कितनी दम है। क्योंकि मैंने ये कई लोग ऐसे निकले हैं जो परिवार के मुखिया होते हुए भी छोड़ करके, मैंने ऐसे संघ के प्रचारक देखे हैं जो शादी करने के बाद भी संघ के प्रचारक बन के काम किया 5 साल तक। तो ये तो एक व्यक्ति के अपने जीवन की समर्पण पे निर्भर करता है। मेरा कुछ कमजोर रहा होगा, इस कारण से मैं उस दिशा में नहीं जा पाया। तो ये जो आपने वनवासी क्षेत्र में बड़ा काम किया, जो मतांतरण की, धर्मांतरण की, अब आपको क्या लगता है कि कुछ हद तक काम हुआ है? देखो मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ विशेष करके उस ट्राइबल एरिया में अगर इस धर्मांतरण को थोड़ी लगाम लगा सका तो संघ के विभिन्न संगठन लगाए, वनवासी कल्याण परिषद ने लगाया, एकल विद्यालयों ने बहुत बड़ा काम किया, जहाँ सरकारी स्कूल पहुँचा ही नहीं था वहाँ भी है ना राम स्वरूप जी ने गांव-गांव में स्कूल खोल करके हर गांव में शिक्षा का दीपक जला दिया। और उसके कारण से गांव के लोग इतने प्रसन्न थे और इतने उनके प्रति आदर भाव रखते थे कि यार कोई तो ऐसा आदमी आया जिसने हमारे बच्चों को इस दिशा में आगे बढ़ाया और संस्कार भी दिया। तो उसके कारण से भी हम आदिवासी एरिया में, फिर मैं भी
क्योंकि 77 से एमएलए बन गया था। तो मुझे भी ये था कि इस ट्राइबल एरिया में पार्टी का काम है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ किसी तरह से पार्टी को खड़ा करना चाहिए। ये मेरे लिए भी केवल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी संभालना ये मेरा काम नहीं है, तो मुझे ये भी करना है। तो मैं सोचता हूँ मैं एमएलए बना और साल भर बाद मैंने एक मोटरसाइकिल ली और उससे मैं आदिवासी क्षेत्र का भी गांव-गांव पहुंच गया। मतलब ऐसा कोई गांव बचा होगा जिसमें मेरी एंट्री नहीं हुई होगी। बाकी मैं कभी न कभी किसी न किसी रास्ते से, किसी न किसी काम से पहुंच जाता। लगभग ईश्वर की कृपा है कि इतनी लंबी यात्रा मैंने करने के बाद भी एक छोटा-सा एक्सीडेंट रात के समय हुआ था। राजसमंद से जब आ रहा था रात को, तो रोड बन रही थी तो उसके बीच में पत्थर से उन्होंने आधा रास्ता बंद कर रखा था। सामने से लाइट आने के कारण से और मेरी लाइट के कारण से मुझे वो दीवार दिखी नहीं, उससे भिड़ गया था। तो उस समय मेरा एक हाथ फ्रैक्चर ज़रूर हुआ। बाकी मैंने 1 लाख किलोमीटर साइकिल चलाई। ईश्वर की कृपा से कभी किसी प्रकार साइकिल की से यही प्रवास करते थे आप? हाँ, कभी भी भगवान की असीम कृपा थी कि मेरे को कभी कोई एक्सीडेंट तो गुलाब जी भाई साहब ये मानते हैं कि आज जो संस्कार हैं, जो कुछ राजनीति मिला वो संघ के कारण मिला है? देखो ये तो 100% है। पता नहीं जीवन किस दिशा में चला जाता, क्योंकि उस समय नए-नए कॉलेज में प्रवेश हुए, कॉलेज की हवा लगती थी, पता नहीं किधर गाड़ी कौन मित्र बन जाता, कहाँ घूम जाते, क्या संस्कार पड़ते, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ईश्वर ने योग मिलाया कि अच्छे लोगों के साथ जुड़ा हो गया, जिसके कारण से जीवन को अच्छा बनाने का एक ईश्वर ने मौका दे दिया। तो आप मानते हैं कि चाहे राजनीति में चाहे कोई भी सफलता मिली हो, मैं तो आज भी इस बात को मानता हूँ कि संघ की इस सोच को जितनी मजबूती से हम सब लोग आगे बढ़ाएंगे, व्यक्ति ठीक होगा तो समाज ठीक होगा, समाज ठीक होगा तो देश ठीक होगा, और राजनीति भी अगर ठीक होगी तो व्यक्ति के कारण से होगी। व्यक्ति निर्माण पर जो हमारा ध्यान अब कम जा रहा है, वो हमको बहुत घाटा देगा। और जो कुछ मैं देख रहा हूँ इन पिछले कुछ 10-15 सालों की राजनीति में, सभी में इतनी गिरावट तेजी से जा रही है कि लगता है कि हम उस आदर्श को खो तो नहीं जाएंगे कहीं। संघ के शुरुआती काल में चुनौतियाँ क्या-क्या रही? जैसे इमरजेंसी के काल में आपने किस तरह की चुनौतियाँ देखी? फिर राम मंदिर का आंदोलन हुआ, किस तरह की चुनौतियाँ? अब देखो तो क्या बहुत है सहजता हो गई देखो होती। क्या है कि संघ का यह जो इमरजेंसी का जो समय कालखंड था 75 वाला, ये बहुत चुनौतीपूर्ण था। और उस समय मैं प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में था, विद्यार्थी परिषद का काम देखता था। कुछ ईश्वर योग था कि 74 के इलेक्शन का देश भर में नौजवानों में एक नई जोश था कांग्रेस के खिलाफ, और ये गुजरात से आंदोलन चला, फिर बिहार और फिर सारे देश में मिला। तो हम भी उस समय जब मेरे को विद्यार्थी परिषद की जिम्मेदारी दी, तो लगभग उदयपुर के छोटे बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी सब हम ही जीते। तो उसके कारण से एक तो क्या है कि हमारी वर्किंग का सबको समझ में आ गया कि कोई विशेष प्रकार का है। फिर मेरी वर्किंग में भी क्या हुआ कि मेरे जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी थे, वो मेरे साथ ही पढ़ते थे एलएलबी में। तो आप नहीं लड़े चुनाव? हाँ, नहीं मैंने तो एलएलबी में पढ़ते थे, तो हम दो जैसे ही बीच में गैप मिलती है तो सब चाय पीने जाते थे। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज की प्रेसिडेंट भी हमारा था और यूनिवर्सिटी में हमारा था। तो रोज हम जाते, नाश्ता करके निकल जाते। मैं देखता कोई पैसे देने वाला तो दिखता ही नहीं इसमें। कभी भी किसी को मैंने रुक करके पैसे, तो एक दिन मैंने, मेरे महामंत्री है जो मेरे सहयोगी थे, मैंने पूछा यार विधान, आखिर अपन ये रोज चाय और नाश्ता करके निकलते हैं, इसका पेमेंट कौन करता है? तो उसने कहा कि यूनियन से करते हैं। मैंने कहा नो, अगर तो विद्यार्थी परिषद के हो तो बंद कर दो उसको, ये नहीं हो सकता। और उस दिन से मैंने चाय में जाना ही बंद कर दिया। और मैंने उसको कहा देखो इसको बदल दो, नहीं बदलोगे मैं तुमको हटा दूँ। अच्छा। तो उस समय मेरी यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट, मेरे लॉ कॉलेज का प्रेसिडेंट, मैंने कहा नो, मैंने पार्टी विद्यार्थी परिषद से निकाल दिया बाहर। मैंने कहा ये हमारी विद्यार्थी परिषद में नहीं चल सकता। लोगों ने मुझे बहुत थ्रेट किया कि आपकी सारी चली जाए। मैंने जाने दो यार, नया बनाया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर इसके लिए हमने नहीं बनाया कि हम यूनियन के पैसे को केवल अपने चाय समोसे में खर्च करें रोज, ये नहीं सकता। तो उसके कारण से वो सारे मेरे एंटी भी हुए, और उसके कारण से भी एक तरह से मैं टारगेट पे आया था। तो उसके ऐसा जो निष्ठा वाला जो आपका संघ का संस्कार था, तो उसके कारण आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में भी कहीं न कहीं नुकसान हुआ? देखो क्या है कि पॉलिटिक्स में क्योंकि आपके कभी ऐसा कोई आरोप नहीं लगा, कोई भ्रष्टाचार का एक पैसे का आरोप आप पे नहीं लगा। आप गृह मंत्री रहे, विभिन्न पदों पे रहे, विभिन्न ज़िम्मेदारियों पे रहे, कई लोगों को आपने खड़ा किया।
व्यक्ति निर्माण का काम आपने राजस्थान में कई पॉलिटिक्स नेता बनाए, तो उसके बावजूद अब राज्यपाल बन गए, उसके बाद भी कभी ऐसा कोई मुझे आरोप नहीं दिखा, वही आपकी सहजता, वही सरलता और वही। नहीं, वो पता नहीं मेरी कुछ ईश्वर कृपा है और मैं ऐसे प्रचारकों के हाथ में रहा हूँ और इस तरह से मैंने काम किया है कि मैं जो शाखा पर भी स्वयंसेवक को उपदेश देता था, बात बीच में भी कहीं बोलता था, तो जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं उसका पालन नहीं करता हूँ तो मेरा बोलने का अर्थ क्या रहेगा? और इसके कारण से मैंने कठोरता से उसका पालन किया। मैं जानता हूँ कि कोई भी लोभ लालच, लेकिन ये सही है कि राजनीति में आकर्षण बहुत है। राजनीति में आदमी कब किस तरह से फिसल जाए कोई गारंटी नहीं कर सकता है। ये तो उसकी मन के ऊपर ही विश्वास होगा तभी कर तो सकता है। लोगों ने बाकी डगमगाया तो बहुत होगा कि बाकी गुलाब तो जी। हर जगह हर तरह का आता ही है। कई बार महिलाओं का संपर्क भी दुविधाजनक हो जाता है, कई बार और कई तरह की बातें हो जाती है। उन सब पर कंट्रोल करने के लिए अपने उसको सोचना पड़ेगा कि मैं किस संगठन से जुड़ा हूँ, मुझे इतने लोग देख रहे हैं, मेरे कारण से मेरा जो नीचे का स्वयंसेवक है वो क्या सोचेगा। इसके कारण से भी मैं अपने रास्ते पर मजबूती से कभी कभी इसका नुकसान भी होगा, ज्यादा निष्ठावान व्यक्ति ज्यादा स्पष्ट। देखो गुलाब जी के बारे में कहा जाता है स्पष्ट है, निष्ठावान है। नुकसान क्षणिक होता है। भले ही मैं किसी के खिलाफ भी कुछ कहता हूँ ना, तो कुछ दिन बाद वो भी कहता है कि नहीं यार सही तो यही थे, मैं नहीं। तो मेरे को आज दिन तक पक्ष और विपक्ष, चाहे मैं विधानसभा में किसी का कड़वा बोला हूँ, कुछ भी बोला हूँ, कुछ क्षण बुरा लगा होगा, लेकिन बाद में भी उसने कभी बुरा नहीं माना। इन्होंने जो कुछ कहा है सही कहा है। मैं इसके बारे में तो इसलिए मुझे विधानसभा में आप देखो कल्ला जी नहीं, मुझ पर विधानसभा में आरोप लगा दिया कि ये हुआ, इसमें गड़बड़ हुआ। तो मैंने खड़े होकर कहा, मैंने कहा एक काम करो, मैं कहा जी अशोक गहलोत जी आप मुख्यमंत्री हो, इन्होंने मुझ पर आरोप लगाया, मैं एक करता हूँ कि मैं आज ये जांच कल्ला जी को ही देता हूँ। आप मेरी जांच करके मुझे बता देना और कह देना कि इसमें ये गड़बड़ है, तो मैं उसी समय इस हाउस से बाहर चला जाऊँगा। तो स्वयं मुख्यमंत्री जी बोले यार कल्ला जी और सब बात तो मैं मान सकता हूँ, पर गुलाब जी के बारे में ये तो मैं भी नहीं मान सकता। जो कुछ भी मैंने इतने वर्षों तक देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होनी चाहिए। तो एक तरह से मेरे पक्षधर मुख्यमंत्री स्वयं हाउस में रहे। अच्छा। तो कुछ तो देखो ईश्वर की भी कृपा होती है और कुछ संघ के प्रचारकों का जीवन देख के लगता था कि जिन्होंने अपना सारा जीवन है ना गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियरिंग करके थैला लटका के जा रहा है, तो कुछ मिशन तो होगा उसका। गुलाब जी भाई साहब, आपने पूरा जीवन वनवासियों के लिए, ट्राइबल के लिए बहुत लंबा काम किया, लेकिन अभी बहुत बड़ी समस्या है एक, जो स्वयंसेवक भी कर रहे हैं प्रयास, लेकिन फिर भी जो नशा वाला समस्या है वो पंजाब के अंदर भी है, हालांकि यहाँ पे भी है। उसको लेकर आपको कितनी पीड़ा होती है? देखो क्या है कि हमारे यहाँ नशा था, मैं जब घूमता था तब भी था, लेकिन अधिकांश आदिवासियों में था और वो भी कुछ लोगों में पी करके सड़क पे आने की भी आदत थी। मैंने देखा भी है, कई बार मेरे को रास्ते में भी इसके कारण से अड़चन आती थी। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि उनके इसको छुड़ाना कोई बहुत कठिन नहीं है। पर आज का जो नशा है वो शराब का नहीं है। आज जो नशा है वो एक तरह से चीठा जिसे कहते हैं, स्नैक जिसको कहते हैं, ऐसी-ऐसी दवाइयाँ बच्चे खाने लग गए जिसके कारण से वो नशे की प्रवृत्ति में एक तरह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और आजकल जो ड्रग का जो एक तरह से जिस तरह से आ रहा है, वो बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। आदिवासी केवल और केवल शराब का नशा करता था, फिर बाद में कहीं-कहीं लगा कि हमारे यहाँ डोडा पोस्त का भी नशा होने लगा। लेकिन हमारे यहाँ इतना अफ़ीम पैदा करने वाला चित्तौड़ में भी अफ़ीम खाता नहीं है। इसका मतलब कोई न कोई कारण तो बचा हुआ है। फिर भी वो अब तो नशा है, वो परिवार और सबको बर्बाद करने वाला नशा है। कैसे पाबंदी आप पंजाब में किस तरह से कर रहे हैं? तो मैं जन जागरण के अलावा कोई है नहीं। वैसे वहाँ कई एजेंसियां काम कर रही है, कई धार्मिक संस्थाएं भी काम कर रही है, लेकिन मैं उन सबको सामूहिक एक जगह ला करके सबका अभियान बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसलिए मैंने 8 दिन तक पैदल यात्रा भी की, जनता के भी साथ आते रहे, बच्चे भी आते रहे, महिलाएं भी साथ आती रही, एक जन अभियान की तरह से बनाने का प्रयास किया। अब वो धीरे-धीरे कम से कम कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में नशा मुक्त आंदोलन एक तरह से गति पकड़ रहा है।
और सरकार भी उसके कारण से बहुत एक्टिव होकर के कानून की दृष्टि से भी शिकंजा, आपकी सरकार होते हुए भी वो भी इसमें लग रही है। तो मैं सोचता हूँ आज नहीं कल 100% सफलता कब मिलेगी कह नहीं सकता हूँ, पर रोक पाएंगे थोड़ा थोड़ा, ऐसा लगता है। एक नैरेटिव ये फैलाया जा रहा है आदिवासी हिंदू नहीं है हाँ, आपके क्षेत्र में, इस पर आपका क्या क्या विचार है? देखो क्या है कि जब तक इनको समझ नहीं आएगी, इनको जो तुरंत फायदे की बातें समझ में आ रही है, उसके कारण से कई बार कुछ लोग इनको गलत दिशा में है। लगभग वही शक्तियां है जो आपने झारखंड में और बाकी जगह देखी। ये जो झारखंड में जिस प्रकार का सेंटिमेंट पैदा करने का प्रयास किया, हमारे यहाँ से भी ट्राइबल को ले जा करके वहाँ उनको ट्रेंड करके उसी रूप में छोड़ रहे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारी अगर इस हिंदुत्व की रक्षा किसी ने की है तो आदिवासियों ने की है। अगर महाराणा प्रताप की फौज में 80% लोग गए थे तो हमारे आदिवासी लोग ही थे। अगर भीलू राणा उनके सेना का सेनापति था तो उसी में से था। और अगर गोविंद गुरु उसमें पहला जलियांवाला बाग का अगर समर्पण नहीं करता तो उसने दूनी आंदोलन से भी भूरिया नहीं मानू रे नहीं मानू, भूरिया मतलब अंग्रेज, नहीं मानू रे नहीं मानू, तो उसने एक तरह से धर्म को जिंदा रखा है। धूनियों ने धर्म को जिंदा रखा है। और आज भी है ना, जिस तरह से बाकी मशीनरी काम कर रही है वैसे ही धूनी वाले लोग भी वैसे ही प्रयत्न कर रहे हैं। अंतोगत्वा विजय हमारी होगी, ये तो 100% तय है। समय कितना खाता है ये देखें। एक सवाल कि बहुत सारे सरसंघचालक रहे, गुरु जी से कभी मिलना हुआ? सुदर्शन जी भी रहे, बहुत सारे लोगों से किनसे आपकी निकटता रही? देखो मैं सौभाग्यशाली हूँ, डॉक्टर साहब को छोड़ कर सभी संघ चालक सरसंघ चालक जी के साथ मेरा मिलना बैठना बातचीत करना, बैठकों में बैठना मिला। और गुरुजी से तो बहुत ही सौभाग्य मिला है कि कई बार चर्चा घट में भी गुरुजी चर्चा लेने के लिए आए। उनकी कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हमेशा? देखो गुरुजी का एक अलग ही प्रकार का स्वभाव था। वो एक महापुरुष की तरह से लगता था। हम उसको केवल देखते देखते ही पागल हो जाते थे। उसकी आंखों में, उसके शरीर में भगवान जाने क्या जादू था कि वो हर व्यक्ति को अपनी तरफ खींचता था। और जब वो बोलते थे तो मैं सोचता हूँ सरस्वती उनके वाणी में थी। वो भारत का जिस तरह से चित्रण करते थे, हिंदुत्व का और देश का जो चित्रण करते थे, वो सब लोगों को सुन करके ही लगता था कि यार वास्तव में कुछ ना कुछ इनका जो सोच है वो वास्तव में किसी लक्ष्य को लेकर के है। शायद उस समय उन्होंने विचार नहीं किया होगा कि जाकर के एक दिन हिंदुत्व इतना मजबूत हो जाएगा और गर्व से को हम हिंदू हो ये कहते थे। उस समय जो शर्मांदा थे, आज की तारीख में सारा सीना ठोक करके देश कह रहा है गर्व से को हिंदू है, तो हम अपनी लक्ष्य की ओर बढ़े तो है ना। अगर वो नहीं बनता तो क्या राम मंदिर बनता? अगर ये हिंदुत्व की लो नहीं जलती और उस समय आंदोलन अशोक भी अगर सिंगल नहीं प्रारंभ करते कि हम कहाँ जा रहे हैं, कार सेवा जा रहे हैं, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर यही बनाएंगे, और तोड़ने के बाद भी हमको लगा कि यार अभी तो हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। लोग हमको चिढ़ाते थे कि आपने ये भी कर दिया, पर मंदिर कब बनाओगे ये तारीख तो बताओ। तो वो तारीख भी ईश्वर ने ला दी। जब आप कोई काम सही मन से सही सोच से करते हो, ये ऊपर वाली शक्ति भी आपकी कहीं न कहीं से मदद कर देती है और बचा लेती है। आप जब स्वयंसेवक थे, शुरू में शाखा में जाते थे, कोई गीत आपको याद है जो मुझे कई गीत याद है, मैं तो कई थोड़ा सा बता दो। मैं तो सा? जीवन की भेंट चढ़ा दूंगा, माता के कष्ट मिटा दूंगा, ऋण तेरा है मुझ पर भारी ऋण, मैं आज तुझे चुका दूंगा। मैं उन वीरों का वंशज हूँ आरे से जिनके शीश कटे, जिनके दोनों बच्चे दीवारों में चुने गए, मैं भी संतान उसी की हूँ। मैं तो बहुत गीत है, मुझे गीत गाने का शौक था और मैं संघ के हर कार्यक्रम में भी जाता था, सामूहिक भी गाता था। संघ के स्वयंसेवक जिस तरह से बीजेपी उपयोग करती है, क्या आपको लगता है अन्य राजनीतिक दल भी उपयोग कर सकते हैं या उनको करना चाहिए? क्योंकि स्वयंसेवक बड़े निष्ठावान, जैसे आपने बताया कि मैं निष्ठावान था, मेरा अनुशासन था। देखो भले ही कोई कितना ही निष्ठावान हो, पर निरंतर उस पर सफाई होना भी आवश्यक है। अगर आप गैप छोड़ दोगे, संपर्क टूट जाएगा तो काली का कभी भी चढ़ जाएगा। जो व्यक्ति निरंतर इस विचारों से और इन लोगों से जुड़ा रहेगा, उसमें कमजोरी नहीं आएगी। जैसे ही इससे दूर होगा और सोचा कि संघ का मैं राजनीति में फायदा लेने के लिए जा रहा हूँ, तो पहले ही उसके मन में जो है ना जो घटियापन है वो उसको जीवन में सफलता नहीं दे सकता। उस समय का संघ और आज के संघ में क्या फर्क दिखता है? जब आपने स्टार्ट किया था
आज स्थितियां बड़ी देखो, प्रतिकूल हैं। मैं सोचता हूँ कि राजनीति में आज अच्छे संस्कारित स्वयंसेवक आ जाए कोई गारंटी नहीं है। आज अधिकांश वो लोग आ पाते हैं जो पारिवारिक दृष्टि से बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिनके पास साधन संपन्न होते हैं। हम आजकल वार्ड का पार्षद भी लड़ाते हैं ना, आप और मैं ही हूँ, तो हम क्या ढूंढते हैं यार, उसका खर्चा करने की स्थिति कैसी है, आज ये आर्थिक दृष्टि से कितना है, उसी के बराबर एक अच्छा कार्यकर्ता है लेकिन उसके पास साधन नहीं है, तो मैं जो सिलेक्शन करने बैठता हूँ उसके मन में भी ये कमजोरी आ गई कि यार ये नहीं चल पाएगा। इसका मतलब ये है कि राजनीति खर्चीली राजनीति हो गई। पहले राजनीति खर्चीली नहीं थी, राजनीति विचारों की दृष्टि से कांग्रेस और बीजेपी चलता था। अब तो जो भी है एक दिन में आएगा उतरेगा और हवाई जहाज से फटाफट बन जाएगा, क्योंकि उसके पास साधन संपन्न है। तो जब पहला आप चुनाव लड़े तो बहुत कम खर्चे में लड़े थे। मैं तो पहला चुनाव तो कुछ पैसे ही लगे ही नहीं, जनता ने थोड़ा बहुत दिया उसी से लड़े। वो तो हवा बन गई थी, क्योंकि जब लोकसभा जीत गए थे तो विधानसभा जीतना तो एक हलवा था, उसमें कोई हमको जोर आने की बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी मैं कई बार चुनाव 1 लाख से कम खर्चे में लड़ता रहा हूँ। मैं तो सबसे ज़्यादा खर्चा मेरा, ये जो मैं 18 का चुनाव लड़ा हूँ उसमें मेरी 60-70 लाख रुपया खर्च हुआ। इससे पहले कभी खर्च नहीं होता, 15,000, 15 लाख, 20 लाख में चुनाव लड़ लेते। आपने जो बताया कि खर्चीला हो गया है चुनाव, तो आपको लग रहा है सुचिता गिरी है राजनीति की? देखो, यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि जो बहुत पैसा खर्च करे वो जीत जाए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अगर हमारा मन हो कि अच्छे लोगों को उतारने के लिए, जनता देती है पैसा। मैंने आज जन तक दिया, 13 चुनाव लड़े, 13 पैसे भी मेरे घर के नहीं है, मुझे जनता ने दिया और मैंने खर्च कर दिया। अगर आप जनता का काम करोगे तो जनता आपको देगी और आप उसी पैसे से भी लड़ सकते हो, ऐसी कोई। तो गुलाब जी वैसे 100 वर्षों में संघ का कार्य सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी हो गया। 100% संघ के इतने हिस्से हो गए और हर एक ने अपना काम किया। विद्या भारती इतना काम कर रही है कि आज देश में सबसे बड़ी मजदूर संघ, आज हिंदुस्तान नहीं दुनिया में सबसे बड़ा मजदूर संघ बन गया। विद्यार्थी परिषद सबसे पहला कोई संगठन खड़ा किया संघ ने, विद्यार्थी परिषद कर गया। शिक्षकों के अंदर खड़ा किया, सेवा भारती में खड़ा किया, वनवासी कल्याण परिषद में खड़ा किया। तो मतलब संघ ने देश के, समाज के जितने कोने हो सकते हैं उन सब कोनों को टच करके उसमें अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करने का प्रयास किया। और इसलिए केवल और केवल बीजेपी एकमात्र शक्ति नहीं है, इन सब संगठनों की शक्ति भी हमारी बहुत बड़ी ताकत है, जिसके कारण से हम समाज में टिक पाए। एक अंतिम सवाल, संघ के संस्थापक डॉक्टर साहब कहते थे याची दही याची दोला, और वो क्या आपको लगता है कि परम वैभव पे पहुंच गया है, कुछ बाकी है अभी? ना ना, परम वैभव तो कई सवाल है। जब तक संपूर्ण हिंदू समाज अपने आप खड़ा नहीं हो जाएगा तब तक हम अपने प्रयत्न से कब तक करेंगे। हर व्यक्ति के मन में विचार इस तरह से मजबूती से पकड़ेगा तब भारत को जिस बारे में सोचते हैं वो सफल होगा। अभी कहाँ सफल हुआ, अभी तो कुछ नहीं किया। इमरजेंसी में आपके साथ यातनाएं हुई थी कुछ? नहीं, मेरे साथ तो केवल और केवल थाने पर हुई, उसके बाद जेल में जाने के बाद तो कोई इस तरह से नहीं हुई। लेकिन थाने में क्या? थाने में तो क्या है कि उन्होंने कोने में खड़ा कर दिया, अपराधी भी उसी बैरक में बंद है, मैं भी उसी बैरक में बंद हूँ। बाद में पेशाब करने के लिए जाने की जगह नहीं है, वहीं रखा हुआ है, उसमें पेशाब भी वही करो। अगर लैट्रिन भी आ जाए तो उसी में रात को करो आप। तो एक तरह से वो जरूर कष्ट की थी। उसके बाद तो थोड़ा सा जेल में हमको प्रॉब्लम हुई थी, बिछाने ओढ़ने की। सर्दी का मौसम आ गया था, एक बिछाओ एक ओढ़ो, तो हमें लगा यार ये तो रोज ठंड लगती है, कब तक बैठ करके नींद निकालेंगे। तो पानी भरने, तो हमने सब इकट्ठी करके जला दी बाहर ला करके सब कपड़े। तो तुरंत यही भंडारी जी हमारे कलेक्टर थे, पीएन भंडारी, बहुत तेज तर्रार था नौजवान, बिल्कुल एकदम आग बबूला होकर के अंदर फोर्स लेकर के घुस के आया और ने कहा क्या किया है। मैं कहा कलेक्टर साहब यार एक बात सुन, आपको जो सजा देनी दे देना, मैं कोई माने। आप इस बैरक में एक रात इस एक कंबल को बिछाकर एक कंबल ओढ़ के सो जाओ और फिर हमें कहना कि हमने जो क्या क्या किया। तो उसने कहा ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा देखो इन्होंने हमको एक कंबल दे रखी है, ताड़ियों का जाल है, ठंड लगती है, बैठे बैठे रात भर गुजारते ओढ़ करके, ये कैसे चलता है यार, हमने कोई अपराध किया क्या। तो उन्हें तुरंत समझ आया, उनका ना पूरा दो बिछा दो, ओढ़ने दो, और उसके बाद दूध भी फल भी सब शुरू होते। कहा नहीं यार, आदमी ने बड़ी हिम्मत पर बात कही यार,
कि आप सो करके बता दो, फिर मैं मान जाऊंगा। सर भाई साहब, युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे देखो, युवाओं को प्रेरणा, जो संघ से जुड़ने के देखो लिए? मैं ये कहता हूँ कि शुचिता से काम करो, जिससे तुम्हारे को मन में प्रसन्नता रहेगी। साधन कम हो सकते हैं, आनंद कम हो सकता है, लेकिन जो आनंद की नींद तुम्हें आएगी वो किसी अरबपति को भी नहीं आ सकती। और जिस आदमी को नींद अच्छी आ जाती है, इसका मतलब समझना कि वो सबसे ज्यादा सुखी है। संघ से तो कैसे युवाओं को? मैं तो यही हूँ कि आप सबको भी अपने इस देश के निर्माण में, जैसे एक डॉक्टर हेडगेवार की तपस्या से आज लाखों स्वयंसेवक समर्पित होकर समाज का काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करो, तो ताकि जो हमारी संघ की कल्पना थी कि हमारा भारत ऐसा बनेगा, हमारा समाज ऐसा बनेगा, उसको बनाने में कम से कम समय लगेगा। गुलाब जी भाई साहब, अंतिम सवाल। आप जो जिस तरह से संघ में आपने संस्कार ग्रहण किए, एक आपका वीडियो राजस्थान में पिछले 2 साल से बड़ा वायरल हो रहा है। आपने पेपर लीक के खिलाफ बोला था विधानसभा में। युवा बड़ा पसंद कर रहे हैं कि गुलाब जी भाई साहब ने बोला था कि पेपर लीक किस तरह से बर्बाद कर देता है। पेपर लीक पर आपका क्या कहना है? देखो क्या है कि मैं उस दिन जो भी बोला था, मैं भावुक भावुक हो गया। कारण क्या है कि अगर यही सिस्टम चलता रहा तो गरीब के माँ बाप अपने बच्चों को जो पढ़ाते हैं, बड़ी मुश्किल से कर्जा लेकर बीएड कराते हैं, उनकी तो नौकरी लगने का कोई संभावना ही नहीं है। और जो फर्जिया डिग्रियां लेके आते हैं और पेपर चोर से पेपर चोरी करके ले आते हैं, वो पास होकर के नौकरी करते हैं और वो बापड़ा देखता ही रह जाता है। तो उसके कष्ट को अनुभव कौन करेगा? तो उसके कारण से एक मन को स्वाभाविक लगा यार कि हमारे टाइम पे भी हुआ। मैंने ये नहीं कहा, मैंने विधानसभा पूछ लेना, मैंने रिकॉर्ड, मैंने कहा मेरे टाइम पे भी हुआ, लेकिन मुझे इससे दुख है, इसको बंद करना पड़ेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल ये जितने भी कोचिंग संस्थाएं हैं जो करोड़ों में पेपर खरीदती है और फिर बांट करके अपनी अपनी संस्था को बढ़ाने का प्रयास करती है। छोटा मोटा आदमी पेपर खरीद सकता है, हाँ मुझे दे भी दो 5 लाख रुपए में, मैं आपको पेपर देता हूँ, क्या मेरी औकात है क्या? मैं 5 लाख पेपर खरीद सकता हूँ क्या? अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है आपको लगता है? देखो सॉल्यूशन हुआ, कुछ तो पकड़े गए। और लगभग इन 2 सालों में पेपर लीक के बारे में आपको शिकायत नहीं के बराबर आई। अगर कठोरता से, दूसरा मैं बार बार उस समय कहता हूँ, हमको परीक्षा के पैटर्न में परिवर्तन करना चाहिए कि बच्चों को किताब भी दे दो, ये सब तेरे सामने पड़ी है, तो ले लेकर बेटा। तो पेपर सेटिंग इस तरह से हो और काम इस तरह से हो कि अपने आप उसमें, आज आपने देखा कि सारा पैसा सीधा ही खाते में चला जाता है, लगा बेटा कट कहाँ लगाएगा। तो सिस्टम को भी बदलने के लिए दिमाग लगाना चाहिए कि क्या सिस्टम किया जाए एजुकेशन का, जिसमें बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा सही टेस्ट होकर के योग्य व्यक्ति आगे बढ़े। तो आपको लगता है कि गरीब आदमी का बच्चा वो तैयारी करता है, मेहनत करता है, पैसे खर्च करता है, फिर पेपर लीक हो जाते हैं? तो उसकी पीड़ा को कोई समझता थोड़ी, वही समझता है जिसके घर में भूखे रह करके पड़ा है। उसके माँ बाप को पूछो कि उसका 1 साल डिले हो जाता है, उसके बीतती क्या है उसके घर में। तो उसके उस दुख को हमको जनप्रतिनिधि हैं, अगर हमें समझ में नहीं आता है तो फिर किसको समझ में आएगा? सर एक सवाल पंजाब का। पंजाब में सर जिस तरह से बहुत ज़्यादा धर्मांतरण हो रहा है, मतांतरण हो रहा है, उसका क्या सॉल्यूशन है? देखो हो रहा है, निश्चित रूप से, विशेष करके बॉर्डर पर बहुत तेजी से हो रहा है। और सबसे ज़्यादा दुख है कि वहाँ अधिकांश क्रिश्चियन में चेंज हो रहे हैं और अधिकांश लोग जो है ना, समाज का जो छोटा तबका है उसका बहुत ज़्यादा धर्मांतरण हो रहा है। तो ये उनकी स्वयं का कष्ट नहीं है, ये हम सब लोगों का कष्ट होना चाहिए। और उनकी समस्या को समझ करके उसको हल करने के लिए केवल और केवल उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। उनकी बातों को समझ करके उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं, वो हमें करने का प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इसको रोक पाएंगे। सर नए नेताओं को आप क्या सीख देना चाहेंगे? अंतिम सवाल, जो नए नेता हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से, आज भी आपको लोग बड़ा पसंद करते हैं उदयपुर में, जन नेता हो आज भी, मतलब आप महामहिम बन गए उसके बाद भी लोग आपको इतना पसंद करते हैं, आज भी उदयपुर का बच्चा बच्चा आपको याद करता है। क्या नए जो यंगस्टर देखो मैं कह रहा हूँ कि जीवन में कोई बदलाव नहीं देखना चाहिए, बड़े या छोटे बनने पर। जैसे पहले थे वैसे ही सबके साथ व्यवहार करो और ऐसा मत सोचो कि मैं कोई इस पद पे आने से योग्य बन गया हूँ। सामने वाला भी योग्य है, उसे अवसर नहीं मिला इसलिए वो योग्य नहीं बन पाया, मुझे अवसर मिल गया, मैं योग्य बन गया। तो ये जो अहंकार दिल में नहीं आना चाहिए पद के कारण से। पद के कारण से जैसा जीवन अपना पहले था वैसा बना रहेगा तो लोग आपको ज़्यादा प्यार करेंगे। और आप ताऊ फाऊ करोगे तो गंज आते न गंज जाएंगे, कौन किसकी चिंता करता है, दुनिया चलती रहेगी।
तो मैं सोचता हूँ मैं सामान्य लोगों की जैसा ही जीवन जीऊँ, उनके बीच में रहूँ, तो मुझे भी आनंद आता है और उनको भी आनंद आता आप ये मानते हैं कि आपके जो संस्कार हैं संघ के कारण है, डाउन टू है। अर्थ? 100%, मैं तो 100%, पता नहीं मेरा जीवन किस तरह कहाँ किधर चला जाता, मैं कुछ गारंटी नहीं कर सकता हूँ। मैं कॉलेज में आते ही जिस तरह से मेरे जीवन में गिरावट आई और फेल हो गया, और जैसे ही संघ के लोगों के संपर्क में आकर के हिम्मत के साथ अपनी मेहनत करके भी खड़े हो सकते हैं, ये भाव उसमें से जागृत हुआ, और ये कारण से पढ़ भी गए और नौकरी भी कर ली और यहाँ तक भी आ गए। संघ की ये यात्रा जो अविरल यात्रा चली है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, ये तो संघ का समर्पण है, डॉक्टर हेडगेवार की सोच है, और गुरुजी का जो परिश्रम था 33 वर्ष तक सरसंघ चालक रह करके, शायद भारत का कोई कोना नहीं, एक वो ऋषि तुल्य व्यक्ति था जिसको सबसे मतलब चाइना का जो अटैक हुआ था उस समय 1962 में, मैं स्वयंसेवक था ही, उन्होंने हमारे चित्तौड़ में सार्वजनिक मीटिंग में पहले घोषणा कर दी कि मुझे अंदेशा है कि हमारी सीमा पर आक्रमण हो गया है, और उसके बाद रात को 12 बजे हिंदुस्तान का रेडियो बोला हमारे। तो एक तरह से कोई न कोई अंतर शक्ति थी उसमें। तो आप अब तो राज्यपाल बन गए गुलाब जी, जैसे मैं देखता था आप गृह मंत्री थे तो शाखा में चले जाते थे, अभी मन तो करता होगा कभी कभी? देखो, मैं सार्वजनिक बड़े कार्यक्रम में तो जाता हूँ आज भी, अच्छा, जाते हैं? हाँ, लेकिन सामान्यतः डे टू डे की शाखा जाना नहीं। अभी गुरु पूजन किया था? हाँ, अच्छा, गुरुदक्षिणा हर साल करता हूँ मैं। गुरु दक्षिणा की थी। हाँ, उदयपुरी जाके करता हूँ। तो ये थे गुलाबचंद कटारिया जिन्होंने खास बातचीत की और जिन्होंने बताया कि संघ के 100 वर्ष में आज जो गुलाब जी हैं, गुलाब जी भाई साहब ने कहा कि आज जो मैं हूँ वो संघ के कारण है, संघ के संस्कार है। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।